Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 1, General Science 7th class, that is about human organ systems. But in this chapter, first of all, we discussed digestive system. Its different parts were discussed, and yesterday process of digestion was explained. Along with it, digestive disorders were also discussed. Today we are going to start respiratory system. That is second system of human body in this chapter according to your syllabus. तो बेटे आपके सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 1 के अंदर दो सिस्टम्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं. एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. हैव यू एनी क्वेश्चन? बेटे क्वेश्चन है किसी का? अब्दुल रहमान? यस सर. बेटे क्वेश्चन है कोई पूछने वाला? नो. अब्दुल्ला एजाज? Okay, if you don't have any question, then I am going to start next lesson. Respiratory system बेटे, all living things जो हैं, यानी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. किस लिए? मूव करने के लिए और ग्रो करने के लिए. ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मूव करने के लिए और ग्रो करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. अब ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस. जो खुराक खाई जाती है उस खुराक की ब्रेक डाउन से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस ब्रेक डाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर जब ये खुराक पहुंचती है तो वहां पर ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है, ताकि इस खुराक की ब्रेक डाउन हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो सके. अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हमारे लंग्स के अंदर ये सलाहियत है कि ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं. जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं जब, तो उस दौरान एयर हमारे लंग्स में आती है और लंग्स से ब्लड के अंदर शामिल होती है. अब ये कैसे ब्लड में शामिल होती है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. तो बेटे जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसके दौरान मैंने बताया कि लंग्स में हवा आएगी और वहां से ब्लड में शामिल होनी है. तो ब्रीदिंग क्या प्रोसेस है? पहले आप ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को देख लें, उसके बाद फिर मैं एयर का, ऑक्सीजन का जो ब्लड में शामिल होना है इसको समझाता हूं. ब्रीदिंग बेटे उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें एयर हमारे लंग्स के अंदर या लंग से बाहर जाती है. हम सांस लेते हैं या सांस खारिज करते हैं, ये जो प्रोसेस है सांस लेना और खारिज करना, ये ब्रीदिंग है. तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हवा की ऑक्सीजन को यूज करते हुए खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, फूड सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. बट ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस क्लियर है? स्टूडेंट्स आवाज नहीं आ रही. जी बेटे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन दोनों में मैंने आपको फर्क बताया. ब्रीदिंग का प्रोसेस बताया कि सांस का लेना और सांस का खारिज करना, और रेस्पिरेशन के अंदर मैंने बताया है ऑक्सीजन के जरिए फूड सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन का होना और एनर्जी का प्रोड्यूस होना. इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के दौरान, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम हवा खारिज करते हैं सांस के दौरान, जो सांस खारिज करते हैं उस दौरान ये हवा
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो उस हवा के साथ खारिज हो जाती है जिस्म से बाहर। और बॉडी के जो पार्ट्स ब्रीदिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं इस प्रोसेस में, ये सारे पार्ट्स कलेक्टिवली रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ये सारे पार्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। हाँ जी बेटे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इसमें कोई फर्क जो मैंने बताया आप क्लियर है? आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट्स, students, be attentive and try to respond quickly whenever you are asked any question. तो बेटे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं, जो जो पार्ट्स के इसमें रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नोज, थ्रोट, विंड पाइप जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं, ब्रीदिंग मसल्स एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में दोबारा बता रहा हूं, नोज, थ्रोट, विंड पाइप जिसका नाम ट्रैकिया भी है, ब्रीदिंग मसल्स और लंग्स। नोज एंड थ्रोट, एयर नोज या माउथ के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होती है, ठीक है, या नोज के जरिए या माउथ के जरिए। हमारे नोज के अंदर हेयर होते हैं और म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस पैदा करती हैं। ये म्यूकस जो है एक मॉइस्ट सी लेयर बनाता है, ये लिक्विड सी सेक्रीशन होती है जो अंदरूनी जो लाइनिंग है नोज की उसको मॉइस्ट रखता है। और उस नमी की वजह से उसका फायदा क्या होता है, जो हवा हम सांस के दौरान लंग्स में ले जाते हैं वो क्लीन भी हो जाती है और मॉइस्ट हो जाती है, यानी उसमें नमी भी आ जाती है, वो खुश्क नहीं रहती हवा। अगर खुश्क हो भी तो इस म्यूकस की वजह से उसमें मॉइस्चर आ जाती है, नमी आ जाती है। और तीसरा काम इसका क्या है, वो वार्म हो जाती है हवा। जो हवा हम इनहेल करते हैं वो गर्म भी हो जाती है। गर्म कितनी? बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक, यानी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। म्यूकस क्या है? बताया कि इट इज अ स्टिकी लिक्विड। स्टिकी सा लिक्विड है, चिपकने वाला सा लिक्विड है। अब इसका काम क्या है? डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स जो कि हवा के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हम सांस के दौरान अंदर ले जाते हैं, तो उस हवा में जो जरासीम वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे स्टिक टू दिस म्यूकस। वो इस म्यूकस के साथ स्टिक हो जाते हैं और लंग्स के अंदर नहीं पहुंच पाते। एयर जो थ्रोट में एंटर होती है, ये लेरिक्स में से होती हुई आगे ट्रैकिया में जाती है और ट्रैकिया के बाद जो है ये लंग्स में पहुंचती है। जैसे देखिए आपके यहाँ बताया गया कि एयर एंटर्स द थ्रोट एंड पासेस थ्रू द लेरिंग्स। अब लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लेरिंग्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये मस्कुलर फ्लैप से होते हैं और इनके ऊपर से जब हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। नेचुरल सिस्टम है साउंड प्रोडक्शन का वोकल कॉर्ड्स के जरिए। उसके बाद ट्रैकिया के अंदर वो हवा चली जाती है। यहाँ पे एक दो चीजें आपको बताई गई हैं कि हमारे थ्रोट के अंदर, हमारा जो थ्रोट है, गला है, इसमें दो पाइप्स जो होते हैं। गले में दो पाइप्स होते हैं, वन फॉर फूड एंड अदर फॉर ब्रीदिंग। एक खुराक के लिए होता है, एक सांस के लिए होता है। यानी यूं समझ लीजिए एक खुराक की नाली है और एक सांस की नाली है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये फूड पाइप जो है ये खुराक की नाली है और इसके नीचे ये कार्टिलेज की भी जो है वो सी शेप्ड रिंग से होते हैं, इसकी जो बाउंड्री बनाते हैं, वॉल बनाते हैं। तो ये विंड पाइप है या हवा की नाली जो ग्रे कलर में शो की है। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? जिस वक्त आप खाना खा रहे होते हैं
खाने निगल रहे होते हैं या एसोफेगस के अंदर खुराक जाती है, तो उस दौरान ये एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देता है, कवर कर देता है, ताकि खुराक का कोई जरा विंड पाइप के अंदर या ट्रैकिया के अंदर ना जा सके। तो ये बेटे आपको यहाँ पे बताया गया कि एक खुराक की नाली होती है और दूसरी सांस की नाली है। इट इज द एपिग्लॉटिस विच अलाउज थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे। कहा कि ये जो एपिग्लॉटिस है, इसका काम है कि हवा को ट्रैकिया में जाने देना और खुराक को खुराक की नाली में जाने देना। उसको, इसका जो कंट्रोल है, इन दोनों चीजों का कंट्रोल ये एपिग्लॉटिस करता है कि व्हेन वी ईट और ड्रिंक समथिंग, जब हम खाते हैं या पीते हैं, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? इट कवर्स द विंड पाइप, ये विंड पाइप को कवर कर लेता है और इससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट, ट्रैकिया। ये बेटे देखें यहाँ पे, ये ट्रैकिया है, ये लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स है। उसके बाद ये नीचे जो नाली जा रही है, ये सारी ट्रैकिया है। ये उसके सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं जो उसको ओपन रखते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते, ताकि हवा के आने जाने में कोई रुकावट ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। ये ऊपर लेरिंग्स है यहाँ पे, उसके बाद नीचे पूरा ट्रैकिया जो उसके बाहर सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं। तो बताया कि एयर लेरिंग से ट्रैकिया में एंटर होती है और इस ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। आगे बता रहे हैं कि हमारे विंड पाइप या ट्रैकिया के अंदर सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज क्या होती है? नरम हड्डी। नरम हड्डी, जैसा कि हड्डी हमारे कानों में होती है या नाक के अंदर जो हड्डी होती है, ये नरम हड्डी होती है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। हम गोश्त जो खाते हैं उसके अंदर वो हड्डी जिसको चबाया जा सकता है, ये कार्टिलेज होती है। तो कार्टिलेज के बने हुए सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। अब इनके सी शेप होने का फायदा क्या होता है? साइज जो इस नाली का है, ये कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इसमें एक्सपेंशन आ सकती है, साइज इसका बड़ा भी हो सकता है। और अगर ये सी शेप की बजाय पूरा सर्कुलर शेप में रिंग होते, तो फिर ये जो नाली है ये एक्सपेंड ना हो सकती, इसका साइज जो है वो फिक्स होता। तो सी शेप होने का ये फायदा है कि इधर से जो फ्रंट साइड है, इधर से ये सी शेप कार्टिलेज इसको प्रोटेक्शन भी देते हैं, कवर करते हैं, लेकिन पीछे से ये ओपन है, इस जिस वजह से इसमें जो है एक्सपेंशन आ सकती है, इसका ल्यूमन या इसका साइज जो है वो बड़ा भी हो सकता है, सांस में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। और इसके अलावा इस ट्रैकिया की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है, अंदर वाली जो सरफेस है, उसमें म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं और टाइनी हेयर होते हैं ट्रैकिया के अंदर। इनका काम क्या होता है? एयर को फिल्टर करना। एक तो नोज के अंदर एयर फिल्टर हो गई थी और मॉइस्ट और वार्म भी हो गई थी। इसके बाद ये सेकंड लेवल है एयर की क्लीनिंग का, कि यहाँ जो हेयर मौजूद हैं ट्रैकिया की अंदरूनी लाइनिंग में, और जो म्यूकस है, म्यूकस के अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं, और जो एयर होती है वो फिल्टर होकर नीचे जाती है। अब डस्ट पार्टिकल्स हों, जरासीम वगैरह हों, तो यहाँ तक जो पहुंचे थे तो म्यूकस के अंदर मिक्स हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे जो सीलिया टाइप जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल्स की, तो ये सीलियरी एपिथेलियम कहलाती है एक तरह की। तो ये क्या कहते हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं, इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो इनकी मूवमेंट से ये होता है कि वो जो म्यूकस सा होता है जिसमें अब जरासीम या डस्ट भी होती है, ये ऊपर को उठेगी और ऊपर से होते हुए गले में जाएगी और मुंह के जरिए बाहर खारिज हो जाती है, या नोज के जरिए बाहर खारिज हो जाएगी। ये बेटे मैं आपको ट्रैकिया तक जो है सिस्टम को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि ट्रैकिया के बाद आगे जो है हर लंग है उसके अंदर एक एक नाली जा रही है, ये ब्रोंकस कहलाती है। और दोनों साइड्स की इकट्ठी जिनको हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे ब्रोंकाई, तो ये दोनों ब्रोंकाई ट्रैकिया से बनी है। यानी ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में एंटर होती है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। हर ब्रांच को ब्रोंकस कहते हैं और अपनी अपनी साइड की जो ब्रोंकस है वो अपनी साइड के लंग्स में जाती है।
और लंग्स में जाकर ये ब्रोंकस छोटी छोटी मजीद नालियों में, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और हर ब्रोंक्यूल के एंड पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जैसे एल्वियोलस कहते हैं, एल्वियोलस, और प्लूरल है एल्वियोलाई। देखें आपके यहाँ ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि ट्रैकिया डिवाइड होकर दो ब्रांचेस बनाता है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, या सिंगुलर ब्रोंकस। ब्रोंकाई एयर को कैरी करते हैं लंग्स में, यानी एयर को लंग्स तक ले जाएंगे, लंग्स के अंदर ले जाएंगे। और लंग्स का बताया कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं वो ये हैं दूसरा लंग्स हैं। इन ईच लंग ब्रोंकस डिवाइड होती है छोटी ट्यूब्स में, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल टाइनी एयर सैक्स होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। टाइनी एयर सैक्स जो कि एल्वियोलाई कहलाते हैं, ये मौजूद होते हैं। एल्वियोलाई जो है दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। मैं ये एल्वियोलस को एक्सप्लेन करता हूँ, ये चीजें पहले सुन लें। बताया कि एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वियोलाई की दीवारें जो हैं इनमें ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। एंड व्हेन वी ब्रीद इन, कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर लंग्स में एंटर होती है, इन एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ठीक है, जो हवा हमारे लंग्स में दाखिल होती है वो इन एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाती है। इस एयर की जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई की दीवारों से गुजरकर कैपिलरीज में चली जाती है, जो कैपिलरीज के एल्वियोलाई की दीवारों में होती हैं। और इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेती है, और ये ब्लड जब बॉडी सेल्स तक पहुंचता है तो हमारे जिस्म के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। आगे बताया कि सेल्स हमारी बॉडी के इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और खुराक जो उनमें पहले पहुंच चुकी होती है उस खुराक की ब्रेकडाउन होती है, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है ये लंग्स में वापस आएगी, उसी ब्लड के रास्ते ही आएगी जैसा ब्लड पहले आया था, क्योंकि ब्लड मुसलसल सर्कुलेट करता रहता है, लंग्स से ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता रहता है, और सेल्स के अंदर पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक पहुंचाता है, ताकि उसको एक्सहेल किया जा सके, बाहर निकाला जा सके। तो बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं, हवा बाहर खारिज करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है। अब मैं आपको एल्वियोलस जो है उसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब बेटे एल्वियोलाई का जो आपके यहाँ बताया गया था कि एक्सचेंज सब्सटेंसेस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है एल्वियोलस के अंदर, एल्वियोलस सिंगुलर है, प्लूरल एल्वियोलाई। तो ये बेटे देखें, ये ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स ही हैं, और ब्लू कलर ये शो कर रहा है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, ब्लूइश कलर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को शो कर रहा है और ऑक्सीजन की कमी है। ये देखें, इधर से ब्लड एंटर हो रहा है, ये ब्लड कैपिलरी है, ये पूरी जो आप देख लीजिए इसकी दीवारें क्या है, वन साइड थिक, ये इसकी एक दीवार है, ये इस ब्लड कैपिलरी की ये दूसरी दीवार है। ठीक है, ये इधर ये पूरी इसकी दीवार जा रही है, ये देखें ये अंदर वाली दीवार है, और ये इसकी बाहर वाली दीवार है ब्लड कैपिलरी की। जो ब्लड कैपिलरी कहाँ है, इस एल्वियोलस की जो वॉल है, बाउंड्री है, उसके अंदर मौजूद है। तो ये दीवार आपने देखी इसकी कैपिलरी की थी, और ये जो अंदर वाली दीवार है, वॉल है, ये वॉल एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, यानी एल्वियोलस की है। अब ये ब्लड जो इधर से एंटर हुआ है, अब इसमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, जिस वजह से ये ब्लू कलर आपको शो किया गया। जो हम सांस के दौरान हवा अंदर ले चुके हैं, जहां एल्वियोलस के अंदर वो हवा भर चुकी है, ये एयर शो की, तो उस हवा की जो ऑक्सीजन होगी वो इस ब्लड के अंदर एंटर होगी, और ब्लड के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो एल्वेलस के अंदर चली जाएगी। तो बेटे याद रखें, ये जो अंदर आप लेयर सी देख रहे हैं, ये ब्लू से कलर में, ये लाइट ब्लू से कलर में लेयर जो है, ये मॉइस्चर होती है, नमी होती है। ठीक है, ये नमी की लेयर है, पानी की लेयर होती है। तो जो ऑक्सीजन लंग्स में आती है, वो ऑक्सीजन इसी नमी में डिजॉल्व होकर डिफ्यूज करके जाती है ब्लड के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो भी इसी तरह लंग्स के अंदर जब आएगी तो यहाँ से खारिज हो जाएगी, बाहर को खारिज हो जाएगी। तो इसको मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इधर से ब्लड जो आया था एल्वेलस के अंदर, उसमें ऑक्सीजन थोड़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, इसलिए ब्लू कलर शो किया रेड ब्लड सेल्स का। जब ये ब्लड इस कैपिलरी के अंदर से पास हो रहा है जो एल्वेलस की दीवार में है, तो ऑक्सीजन इसमें शामिल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये ब्लड जब इधर पहुंचा है तो उसका कलर रेड शो किया। क्यों रेड हुआ? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो चुकी है, अब वो ब्लड सैचुरेट हो गया ऑक्सीजन के साथ। तो टू पल्मोनरी वेन बताया, क्योंकि लंग्स से जो ब्लड हार्ट में वापस आता है वो पल्मोनरी वेन के जरिए आता है। अब ये पल्मोनरी वेन हार्ट में ले जाएगी ब्लड को, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर ले जाएगी, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एयर्टा के अंदर दाखिल होगा, और एयर्टा के जरिए पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। और पूरी बॉडी से जो कलेक्ट होता है ब्लड, वो आपको मालूम है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, और इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और राइट एट्रियम के अंदर डाल देता है। राइट एट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड जो है वो लंग्स को जाता है। तो बेटे ये पल्मोनरी आर्टरी है जो यहाँ पे शो की गई है, ये हार्ट से आ रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से आ रही है, और ये पल्मोनरी वेन हार्ट को जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हार्ट के किस हिस्से से आती है? राइट वेंट्रिकल से आती है। और पल्मोनरी वेन हार्ट के किस हिस्से को जा रही है? ये लेफ्ट एट्रियम में जा रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एल्वेलस का फंक्शन क्लियर हो गया आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अबाउट एल्वेलस। जी बेटे। सर कैटरपिलर का मतलब क्या है? दोबारा बोलें। कैटाबोलिज्म? यस। बेटे कैटाबोलिज्म जो है, ये जो सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन है सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको कैटाबोलिज्म कहा जाता है। यानी कैटाबोलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स की छोटे मॉलिक्यूल, बड़े म्यूट कर लें खुद को, क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूं, आप म्यूट कर लें। कैटाबोलिज्म बेटे कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये कैटाबोलिज्म होता है। और एनाबोलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये एनाबोलिज्म है, और जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबोलिज्म में आता है। ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, और ब्रेकडाउन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और आगे कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हाँ जी बेटे, योर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? जिस वक्त क्वेश्चन पूछा जाए आप अनम्यूट करके आंसर दिया करें। और हाँ जी बेटे, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Why are we advised to breathe deeply after running a race? कि जब हम रेस लगाते हैं तो उसके बाद हमें कहा जाता है कि आप गहरे सांस लें, लंबे सांस लें। तो उसकी वजह क्या होती है? तो बेटे याद रखें कि जब हम रेस लगा रहे होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, और जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन उस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके रिजल्ट में एनर्जी तो कुछ प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसमें लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है।
ये लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की उस वक्त कमी हो गई थी, जब हम रेस को खत्म कर लेते हैं फिर भी सांस जारी रहता है और हमें तेज सांस और लंबे सांस लेने का कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको पूरा किया जाए और जो लैक्टिक एसिड अंदर प्रोड्यूस हो चुका है वो खत्म हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि लैक्टिक एसिड अकम्युलेटिव रहता है और जिस्म के अंदर फिर मसल्स में वहां पे पेन्स शुरू हो जाती हैं, जिन्हें कहते हैं खलियां पड़ गई हैं। नेक्स्ट मिनट बताया गया कि हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं। हमारे लंग्स के अंदर बेटे जो है मसल्स नहीं होते। दो किस्म के मसल्स हैं जो ब्रीदिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये लंग्स के मसल्स नहीं हैं। ये कौन से हैं? इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के होते हैं। ठीक है, रिब्स के दरमियान मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरे डायफ्राम के मसल्स होते हैं जो कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होती है एट द बॉटम। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो है ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, एक इनहेलिंग और दूसरा एक्सहेलिंग। इनहेलिंग सांस अंदर ले जाना और एक्सहेलिंग सांस को बाहर खारिज करना। तो बेटे जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं, इस वक्त इंटरकोस्टल मसल जो हैं रिब्स के वो कंट्रैक्ट करते हैं और साथ ही डायफ्राम के मसल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं। इसके रिजल्ट में ये होता है कि जो रिब केज है ये आउटवर्ड और फॉरवर्ड पुल होता है और जो डायफ्राम है ये लेस डोम शेप हो जाती है, फ्लैट सी हो जाती है। ठीक है, अब रिब केज के ऊपर उठने से और इसके डायफ्राम के फ्लैट होने से चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है। लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं क्योंकि लंग्स के बाहर वैक्यूम क्रिएट होती है। लंग्स और रिब केज के दरमियान वैक्यूम क्रिएट होती है, जिस वजह से लंग्स को सक्शन सी जो है वो एक्सर्ट होती है बाहर की तरफ। तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बाहर से हवा हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है। अब एक्सेलेशन कैसे होती है, जिसको एक्सेलिंग कहते हैं। इसमें बेटे उल्ट प्रोसेस होगा। इंटरकोस्टल मसल जो हैं और डायफ्राम के मसल्स वो रिलैक्स होते हैं, तो जो रिब्स हैं वो नीचे को बैठ जाएंगी, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा। और ये जो डायफ्राम है उसके मसल जब रिलैक्स होते हैं तो वो डोम शेप हो जाती है। ये देखिए ऊपर को उठ जाती है, डोम शेप बन जाती है। तो दोनों केसेस में अब चेस्ट कैविटी का साइज कम हुआ है, लंग्स के ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ा तो लंग्स की हवा बाहर निकल जाती है। भाई बेटे को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस प्रोसेस से रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे ब्रीदिंग को और बर्निंग को। बेटे ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है, ब्रीदिंग का प्रोसेस ड्यूरिंग बोथ प्रोसेसेस एनर्जी तो रिलीज होती है। जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो उसके दौरान एनर्जी की अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि दोनों प्रोसेसेस के दौरान फ्यूल यूज हो रहा है। उधर हम बर्निंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें लकड़ी वगैरह जलाते हैं या कोई भी फ्यूल हो गया, ऑयल है, गैस है, वो जलाते हैं। और जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसके दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो यूज होती है खुराक की ब्रेकडाउन में, और खुराक की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में आगे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। लिहाजा ऑक्सीजन का यूज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना ये भी कॉमन है, और फ्यूल का यूज होना ये भी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे ब्रीदिंग बेटे जो लिखा है ये ब्रीदिंग तो सिर्फ सांस लेना यानी हवा को लंग्स में ले जाना और बाहर खारिज करना होता है। लेकिन यहाँ जो कंपैरिजन एक्सप्लेन की जा रही है, याद रखें ये ऑक्सीडेशन जो है, रेस्पिरेशन और बर्निंग, इनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो दोनों के दौरान फ्यूल यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये तीन चीजें कॉमन हो गई हैं इसमें, फ्यूल का यूज होना, नंबर 2 ऑक्सीजन का यूज होना दोनों में, और थर्ड पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, इवन एनर्जी का रिलीज होना, ये भी दोनों में होता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों प्रोसेसेस के अंदर? रेट का डिफरेंस है। जिस रेट से एनर्जी रिलीज होती है, ब्रीदिंग के दौरान एनर्जी का रिलीज जो है ये बहुत स्लो होता है, जबकि बर्निंग के दौरान एनर्जी जो है वो एट फास्टर रेट जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो
ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसको हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल्ड वे में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बेटे यहाँ तक जो है हम आज डिस्कस करेंगे, कल इसकी बाकी चीजें जो हैं चैप्टर की वो कंप्लीट की जाएंगी। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था। जी बेटे पूछें। सर जब हम हवा को एक्सहेल करते हैं, जी बेटे। सर हम उस जो हवा एक्सहेल होती है उसको हम वो अगर एक्सहेल ना करें वो हमारे अंदर जज़ब नहीं होगी हवा? बेटे हवा जिसको हम एक्सहेल करते हैं ये वो एयर होती है जो लंग्स के अंदर वापस आई होती है। कहाँ से? बॉडी से। और एक्सहेल करना तो लाजमी होता है। देखो ये तो प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। हवा जिस्म में लंग्स में दाखिल भी होती रहती है, बाहर भी खारिज होती रहती है। अब अगर आप कहते हैं कि हम हवा खारिज नहीं करते, सांस खारिज नहीं करते, तो आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा है जो लंग्स के अंदर आई हुई है। आपके ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए जो मुसलसल सर्कुलेट कर रहा है और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर सेल्स को पहुंचा रहा है। तो बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं जैसे हार्ट है, दूसरा ब्रेन है, तो बेटे इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होंगे। हार्ट अटैक हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो। हाँ जी बेटे, और क्वेश्चन? नो सर। स्टूडेंट्स जल्दी ज्वाइन किया करें और जब भी लेक्चर होता है तो आप इसमें फिजिकली बल्कि मेंटली जो है वो प्रेजेंट रहा करें ताकि क्वेश्चंस पूछ सकें। अब इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। और जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं वहां पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हम सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके हमने डिफरेंट पार्ट्स जो थे उनको देखा है और उसके बाद हमने एक्सेलेशन इनहेलेशन जो है प्रोसेस, सांस लेना और सांस को खारिज करना, इसको एक्सप्लेन किया। इवन के ब्रीदिंग और बर्निंग जो है इनकी कंपैरिजन भी एक्सप्लेन हो चुकी है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।